एवरीवन, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विज्ञ क्लासेस में, जिसमें आज हम इंडियन पॉलिटी की YouTube सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी। या आपके जैसे यूपीएससी ईपीएफओ हो गया, सिविल सर्विसेज एग्जाम, एसएससी सीजीएल और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें आपका इंडियन पॉलिटी का सेक्शन आता है, तो ये यूट्यूब सीरीज आपके उस एग्जाम्स के लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाली है। हमारी इस यूट्यूब सीरीज का नाम होगा, इस बैच का नाम होगा क्रिस्टल क्लियर बैच ऑफ इंडियन पॉलिटी। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि क्रिस्टल क्लियर यानी इसमें जो फैक्ट होंगे वो बिल्कुल क्रिस्टल की तरह क्लियर करवाए जाएंगे। जैसे कि कोई आइस क्यूब होता है तो उसमें आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट देख सकते हैं। इसी तरीके से आप इंडियन पॉलिटी की बहुत ही बारीकी से हर चीज को बिल्कुल क्रिस्टल की तरह एकदम क्लियर, एकदम साफ साफ हर कंसेप्ट की स्टडी करेंगे। और ये सीरीज जैसे कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते होंगे तो उसमें कोई भी टर्म इंडियन पॉलिटी को लेके लाइक आर्टिकल के बारे में आगे कि आर्टिकल 44 के बारे में है, तो इन सब चीजों में आपको समझने में दिक्कत होती है। पर जब आप ये यूट्यूब सीरीज पूरी कवर कर लेंगे तो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग में भी काफी हेल्प मिलेगी। तो हाँ, अब हम अपनी इस सीरीज को एक ब्यूटीफुल, एक वंडरफुल थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। मतलब कि आप खुद पे भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, तो जो चाहें आप वो कर सकते हैं। भले अभी आपको कुछ भी नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप सीखोगे, मेहनत करोगे, तो जो चीज आपको चाहिए, जो भी पोस्ट आपको चाहिए, जो भी एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हो, वो आप क्रैक कर लोगे। इसी ब्यूटीफुल थॉट के साथ में, विचार के साथ में हम अपना ये इंडियन पॉलिटी का क्रिस्टल बैच स्टार्ट करते हैं। तो कैसे कैसे क्या क्या पढ़ेंगे हम इस बैच के अंदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सिलेबस पे नजर डालते हैं। जैसे हम इसमें पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, यानी कि इंडियन पॉलिटी किस तरीके से बनी, संविधान किस तरीके से बना, तो उसकी सबसे पहले हिस्ट्री क्या रही, किस तरीके से हमारे दिमाग में या हमारे जो पूर्वज थे उनके दिमाग में ये बात आई कि हमारे देश के लिए संविधान होना चाहिए, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसका स्ट्रक्चर कैसा है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके फीचर्स क्या हैं संविधान के हमारे, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर जो प्रिएम्बल है, जो बेसिक आपका हम कहते हैं इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको पढ़ेंगे। हम इन टॉपिकों को बहुत ही बारीकी से एक एक चीजें पढ़ेंगे। फिर इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में हमारी सिटीजनशिप आती है, नागरिकता की, एनआरआई क्या होते हैं, ओवरसीज इंडियंस क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर डीपी जो हमारे में पढ़ेंगे, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ऑफ स्टेट पॉलिसीज के, वो सब क्या होते हैं। फिर जो हमारे संविधान में जब हमें कोई भी अमेंडमेंट करना होता है, संशोधन करना होता है, तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है, उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे मूल जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अधिकार हैं, जैसे इक्वलिटी या स्पीच का, रिलीजन का, हमारी क्या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कि हमें जैसे अपने फ्लैग को ऑनर देना चाहिए, अपनी एंथम को ऑनर देना चाहिए, उन सब चीजों के बारे में हम अपनी इस पॉलिटी के अंदर पढ़ेंगे। फिर हमारे यहाँ पे किस तरीके का गवर्नमेंट है, कौन सा सिस्टम है, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, किस तरीके से फंक्शन करता है, इसके अंदर कौन कौन सी कमेटी होती है, जैसे स्टैंडिंग कमेटी होती है, एड हॉक कमेटी होती है, मतलब इन चीजों के एड हॉक जो तुम्हारे किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से बनाई जाती है, मतलब, और जैसे लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर फेडरल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि पावर किस तरीके से, मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या रिलेशन होता है सेंटर और स्टेट का, कि भाई केंद्र में तो मान लो फॉर एग्जांपल
बीजेपी है, किसी स्टेट के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो स्टेट और तुम्हारा जो सेंटर है उनके बीच में किस तरीके से रिलेशनशिप रहता है पावर्स का, या किस तरीके से फाइनेंस वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर पावर का सेपरेशन, यानी कि हम जैसे किस तरीके से अपनी जो पावर है उसको डिवाइड करते हैं कि भाई ये तो हमारी सेंटर हो गई, ये हमारी स्टेट हो गई, फिर विलेज के अंदर भी आती है। इस तरीके से इनमें किस तरीके से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उन चीजों के बारे में हम किस तरीके से, क्या संविधान क्या कहता है कि किस तरीके से सेंटर, स्टेट और विलेज पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज या कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वो भी हम देखेंगे किस तरीके से इनके बीच में पावर का सेपरेशन किया जाए, वो हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ पावर में। फिर ये हम देख ही चुके हैं पॉइंट, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का किस तरीके से सिस्टम होता है कि जैसे एग्जीक्यूटिव होती है जिसका एग्जीक्यूशन का देखने का काम होता है, जुडिशरी में हम पढ़ते हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट होती है और हाई कोर्ट होती है, फिर हमारे जो लोकल कोर्ट्स वगैरह भी होती हैं। आगे हम उस चीज को जुडिशरी में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये हमारे सेंटर में होती हैं, ये स्टेट के अंदर होती हैं, फिर दो स्टेटों की कभी कभी एक ही हाई कोर्ट बना दी जाती है। तो इन चीजों को हम अच्छे से स्टडी करेंगे। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन आते हैं, जैसे हमारे प्रेसिडेंट हुए, हमारे जो राष्ट्रपति हैं, इस टाइम कौन है करंट में, द्रौपदी मुर्मू जी। तो किस तरीके से प्रेसिडेंट बनते हैं, क्या प्रोसीजर होता है उसके बारे में। फिर वाइस प्रेसिडेंट का क्या काम होता है, उसका वो कैसे इलेक्ट होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम सेंट्रल गवर्नमेंट पे। फिर पीएम, वी ऑल नो हमारे मोदी जी हैं इस टाइम पे पीएम, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि पीएम कैसे बनता है या उसकी क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, ये सब पढ़ेंगे। फिर उसकी काउंसिल के जो मिनिस्टर्स होते हैं उसको कैसे असिस्ट करते हैं, कैसे फंक्शन होता है पूरा, कि किस तरीके से फंक्शनिंग पार्लियामेंट करती है, उनके मिनिस्टर्स क्या क्या काम करते हैं, कि हम ये पढ़ते हैं कि किसी को इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया और कोई मेन उसका मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर वगैरह, टेक्सटाइल, इन सब चीजों के बारे में हम किस तरीके से इलेक्ट होते हैं इनके अंदर, वो सब चीजें पढ़ेंगे। फिर हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट गवर्नमेंट यानी जिस स्टेट में हम रहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, तो उसकी क्या सरकार होती है, कैसी गवर्नमेंट होती है, किस तरीके से उसमें गवर्नर कैसे इलेक्ट होता है, उसका क्या फंक्शन होता है, वो क्या काम करता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। हमारे जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनका इलेक्शन कैसे होता है, फिर उनके इलेक्शन काम क्या क्या होते हैं, वो किस तरीके से स्टेट में काम करते हैं, उसके बारे में। फिर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, भाई चीफ मिनिस्टर है तो जाहिर सी बात है उसके कुछ मिनिस्टर्स भी होंगे, उसकी काउंसिल होती है, तो उसको किस तरीके से वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फंक्शन करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लस स्टेट लेजिस्लेचर होती है, ये मैंडेटरी नहीं होती बट कुछ स्टेटों में स्टेट लेजिस्लेचर होती है, तो उसका क्या फंक्शन होता है, स्टेट लेजिस्लेचर वो कैसे काम करती है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम आएंगे लोकल गवर्नमेंट के बारे में। लोकल गवर्नमेंट यानी कि हमारे जो गांव देहात हैं उनमें सरपंच हम देखते हैं, कोई सरपंच है, प्रधान है, तो पंचायती राज, पंचायत किस तरीके से फॉर्म होती है, उसका क्या फंक्शन होता है, किस तरीके से उनके वो गांव के लोगों की चीजों को मैनेज करते हैं, कि कोई भी मसला है, परेशानी है गांव के अंदर, तो किस तरीके से रीच करते हैं उनको, किस तरीके से वो वर्क करते हैं, रीच करते हैं यानी कि वो किस तरीके से सेंटर से हेल्प लेते हैं उस चीजों के लिए। पंचायती राज में हम वो चीज पढ़ेंगे। फिर म्यूनिसिपैलिटीज होती है, हमें पता है म्यूनिसिपैलिटीज भी जो सीवेज वगैरह देखती करती हैं कि साफ सफाई, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नगर पालिका, तो उसका क्या काम होता है, वो किस तरीके से फंक्शन करती है, उसके बारे में देखेंगे हम इंडियन पॉलिटी के अंदर लोकल गवर्नमेंट में। फिर आती है हमारी यूनियन टेरिटरीज।
भाई यूनियन टेरिटरीज हमें पता है, अभी पहले जम्मू कश्मीर थी, वो नहीं रही अब यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं, और कुछ को जैसे हम स्पेशल एरिया बोल देते, जैसे मणिपुर का कोई एरिया या मिजोरम का है या किसी भी स्टेट का भी, इनको क्योंकि उनके अंदर कोई ट्राइबल लोग होते हैं, ट्राइबल लोग रहते हैं, तो उनको एक स्पेशल एरिया, स्पेशल स्टेटस भी दिया जाता है कि जिससे उनकी जो चीजें हैं आसान हो जाए। यूनियन टेरिटरीज क्या होती है, जिसके अंदर हमें पता है सेंट्रल का रूल चलता है, मतलब गवर्नर वगैरह बनते हैं डायरेक्टली इनमें। तो ये किस तरीके से फंक्शन करती है, यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं, उसको देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यानी वो बॉडीज जो संविधान के अंदर बनाई गई हैं, जैसे हमारे इलेक्शन कमीशन। वी ऑल नो इलेक्शन कमीशन का क्या काम होता है, इलेक्शन कराने का, कि हमारे स्टेट में, हमारे सेंटर के किस तरीके से इलेक्शन होंगे। हाँ, अभी आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा होगा कि बात आई है कि वन नेशन, अभी यहाँ इधर थोड़ी जगह नहीं है तो मैं यही लिख देती हूँ, वन नेशन एंड वन इलेक्शन, यानी पूरे देश में सिर्फ एक इलेक्शन हो। हालांकि अभी चीज पारित नहीं करी गई है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, अभी सिर्फ इस पे बात रखी गई है। लेट्स सी कि आगे क्या होता है, ये चीज होती है या नहीं। पर फिलहाल हम इलेक्शन कमीशन पे देखते हैं, तो किस तरीके से इलेक्शन होते हैं किसी भी स्टेट के या सेंटर के। तो उसके लिए एक अलग से एक कमीशन बना दिया गया है, जिससे कि कोई भी चीज बियास्ड ना रहे, पार्शियल ना रहे। वरना तो कोई अगर मान लो सेंटर ही खुद इलेक्शन कराएगी तो फिर ये होगा ना कि अरे उन्हीं की बीजेपी की पार्टी है या कोई कांग्रेस है या फिर कोई भी पार्टी है, तो भाई उसी की पार्टी, इसीलिए उन्होंने पार्शियल हो गए, फेवर कर दिया एक पार्टी का। इसी को देखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्शन कमीशन बनाया गया अलग से, जिससे कि वो पार्शियल रहे। फिर यूपीएससी, बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जो यूपीएससी के प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, जिसको हम कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। तो यूपीएससी क्या होती है, मींस ये किस तरीके से रिक्रूटमेंट ड्राइव इसका काम करता है, किस तरीके से एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, या फिर आईएएस वगैरह को कहाँ पे किस तरीके से अलॉट करना है, पोस्टिंग कैसे कैसे रहेगी, उनके पर्क्स, उनके एम्यूजमेंट्स, उनकी सैलरी, एवरीथिंग यूपीएससी विल गोना डिसाइड। फिर हम पढ़ेंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे इसका यूनियन है ये सेंटर को लेके, तो ये स्टेट है। भाई स्टेट के अंदर भी तो हमें, जैसे हम राजस्थान में आरएएस होते हैं, यूपी में भी अलग अलग स्टेट वाइज नाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती हैं उनके बारे में देखेंगे कि किस तरीके से स्टेट की वो एग्जाम करवाए, कंडक्ट कराए, रिक्रूटमेंट हो, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फिर फाइनेंस कमीशन, जो आर्टिकल हमारा 280 के अंदर आता है आर्टिकल, है ना, फाइनेंस की किस तरीके से हमारा फाइनेंस कमीशन का काम यही होता है कि जो भी हमारा फाइनेंस है वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो, मतलब वो हमारे सेंटर का जो भी फाइनेंस होता है उसको देखता है। तो फाइनेंस कमीशन, जीएसटी वी ऑल नो अबाउट इट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कि 18% रहता है। भी कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस पर सेंटर 18% जीएसटी लगाती है। तो ये चीज क्या होती है वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। नेशनल कमीशंस होते हैं हमारे, नेशनल कमीशंस के अंदर हम ये सब चीजें पढ़ते हैं, जैसे नेशनल कमीशंस होते हैं उनका किस तरीके से काम होता है। जैसे नेशनल कमीशन हमारा एससी शेड्यूल कास्ट के लिए बनता है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, कि इनके लिए एक स्पेशल प्रोविजन, एक स्पेशल रूल्स बनाए गए हैं नेशनल कि भाई कोई भी एससी कैटेगरी है या फिर एसटी कैटेगरी है या बैकवर्ड क्लास है या फिर ओबीसीज हो गए बैकवर्ड क्लास, या फिर लिंग्विस्टिक कोई भी माइनॉरिटीज है हमारी लैंग्वेज को लेके, कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप है जिनकी लैंग्वेज कम बोली जाती है उनको कहते हैं। फिर इसके अंदर हम यही चीजों के नेशनल कमीशन इन चीजों के बारे में बनाया गया। नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, कि इनको एक फेयरली रिप्रेजेंटेशन हो उनका हमारी इस
सोसाइटी के अंदर, हमारी डेमोक्रेसी के अंदर। तो इसी वजह से इस कमीशन को बना गया। तो ये कैसे कैसे काम करता है, इसमें किस तरीके से लोग इलेक्ट होते हैं, इन सब चीजों के बारे में देखेंगे। फिर हम कैग के बारे में देखेंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कि भाई जो भी हमारे उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, ड्यूटीज एंड पावर क्या होती है उनकी कैग की। मतलब नाम से पता चल रहा है कि ऑडिटर जनरल, यानी ऑडिट का काम भी होता है उनका, कोई भी जो भी बजट वगैरह पास होते हैं या कि भाई उन सब चीजों को चेक करना। तो वो सब हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, इनकी क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होती है। ये लॉ ऑफिसर भी कहते हैं हम इसको, ये गवर्नमेंट की साइड से होते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे। ऐसे ये एडवोकेट जनरल होते हैं इंडिया के, ये भी लॉ फील्ड से ही होते हैं, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि जो संवैधानिक नहीं है। अब यूं मत समझना संवैधानिक नहीं है तो फिर सही नहीं है, मतलब ये संवैधानिक नहीं है बट दे आर स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी है यानी कि एक रूल से, एक स्टैच्यू से बनाए गए हैं ये, जिसमें हमारा नीति आयोग है, जो कि हमें पता है नीति, जिसको हम पहले प्लानिंग कमीशन कहते थे, जिसको बाद में नीति आयोग के नाम से बना दिया गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ये है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। हम पढ़ते नहीं है कि भाई कोई भी काम हो गया तो ह्यूमन राइट वाले आ गए कि भाई आपने काम कैसे कर दिया इस तरीके से। तो एक नेशन ह्यूमन राइट होता है, एक स्टेट में ह्यूमन राइट कमीशन होता है, यानी कि जो ह्यूमन है उनके राइट के बारे में बोलने वाला कमीशन होता है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है बट दे आर स्टैट्यूटरी, ऐसे होते हैं हमारे चीफ, इस तरीके से। फिर हमारे होते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन पास करी जाती है, उन सब चीजों के बारे में। ऐसी स्टेट में होता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। फिर होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, कि उनका काम होता है देखने का, विजिलेंस से ही पता चल रहा है कि पूरा विजिल रखना, पूरा देखना कि क्या क्या हो रही है एक्टिविटीज, उनके बारे में। फिर लोकपाल एंड लोकायुक्त के बारे में, आपने एक अन्ना हजारे जी काफी टाइम पहले उन्होंने लोकपाल और लोकायुक्त को की बात मतलब रखी थी, कि क्योंकि हमारे संविधान में थी, पर उस टाइम जब तक ना किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अन्ना हजारे जी आए कि भाई कोई भी, जैसे मान लो सेंट्रल का भी ऑफिसर है या फिर कोई भी है, कोई करप्शन करता है तो वो भी विजिलेंस में आएगा, उनको भी देखा जाएगा। तो ये लोकपाल एंड लोकायुक्त सेंट्रल और स्टेट में बनाएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में, कि भाई उसका काम क्या होता है, उसका कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ, इन सब चीजों के। फिर एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, कि भाई कहीं कुछ आपदा हो जाए, अर्थक्वेक या सुनामी, ड्रॉट वगैरह, एनीथिंग, कोई भी चीज अगर हो जाती है तो फिर ये डिजास्टर मैनेजमेंट का काम होता है। कि भाई हम सुनते नहीं है न्यूज़पेपर वगैरह में कि कहीं बाढ़ आ गई, फ्लड्स आ गई, तो फिर एनडीएमए की टीम आई है उनको लोगों को बचाने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए। तो हम उसको देखेंगे, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। फिर हम नेक्स्ट आएंगे अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में, जो कि जैसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इनको क्या एक अलग से एक आर्टिकल, एक सेक्शन, इनका एक शेड्यूल बना दिया गया है। मतलब ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या ना ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है जो अलग से बनाई गई है। जैसे हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, किस तरीके से फंक्शन करती है, इनका 97th अलग से अमेंडमेंट करा था, फिर ये बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो उसके बारे में। फिर ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, कि भाई कोर्ट वगैरह में या कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट्स होता है तो उसके अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज तुम्हारी क्या होगी। पब्लिक सर्विस क्या होती है, हम पब्लिक हर टाइम पे बोलते, तो एक्चुअली में वो होती क्या है उसके बारे में। फिर उनकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या क्या होती है गवर्नमेंट की, फिर हर चीज हमारे लिए बताई गई है कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है हम नागरिकों की, आम नागरिकों की। बट एक्चुअल में गवर्नमेंट की क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज होती है, वो आती है हमारे अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में। फिर स्पेशल कुछ प्रोविजंस हैं कुछ क्लासेस को लेके, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में हम देखेंगे कि ये सब चीजें क्या क्या होती है। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे पॉलिटिकल कुछ डायनेमिक्स एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायनेमिक्स, या इसमें जैसे
आप पढ़ोगे पॉलिटिकल डायनामिक्स में, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपका अगर तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस के अंदर आएगा, तो मैं ये पीडीएफ में इसको हटवा दूंगी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। इसको आप एक बार को, ये इसमें नहीं आता। इसमें हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल डायनेमिक्स में मतलब क्या क्या होता है ये चीजें। तो इसके अंदर हम पॉलिटिकल डायनेमिक्स में पढ़ेंगे पब्लिक सर्व, तुम्हारे इलेक्शंस किस तरीके से होते हैं, कैसे कैसे तुम्हारा इलेक्शन होता है वो पढ़ेंगे। फिर इलेक्शन लॉस पढ़ेंगे कि क्या क्या कानून बनाए गए हैं। इसमें इलेक्शंस में उसमें हम पढ़ रहे थे इलेक्शन कमीशन, बट इसमें सिर्फ हम ओनली इलेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। किस इलेक्शन किस तरीके से एक इलेक्टोरल सिस्टम होता है इसके अंदर, इलेक्शन को इसको हम कहते हैं इलेक्टोरल सिस्टम, उसको देखेंगे कि किस तरीके से इलेक्टोरल सिस्टम वर्क करता है, इलेक्शन का क्या प्रोसेस होता है, मशीनरी जो कि हम कहते हैं ईवीएम, उसको देखेंगे। तो उस चीजों के इलेक्शन के कुछ लॉज होते हैं, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 वाला, पहले 1950 चलता था, तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फिर एंटी डिफेक्शन लॉ, ये खासकर उनके लिए कि जो भी कोड ऑफ कंडक्ट लोकसभा या राज्यसभा के अंदर कोई भी एमएलए या एमपी कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करता है, तो उनके लिए एक एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया है। फिर हम इसके अंदर और भी पढ़ेंगे, इसमें मेंशन नहीं किया गया है, आप एक बार इसको हटा दीजिएगा, इसमें मेंशन नहीं किया गया है, जैसे कि प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं आपके, और तो आपके नेशनल फॉरेन पॉलिसीज क्या होती हैं कि फॉरेन के अंदर किस तरीके से की नीति होनी चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए, वोटिंग बिहेवियर क्या होता है, आपकी कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, जब सरकार मतलब कि कोई भी बहुमत में नहीं होती, जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में नहीं होती है, तो वो किस तरीके से वर्क करती है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। और भी है हमारा जैसे वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में भी हम डिटेल में इसमें पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से वर्क करता है। तो यही चीजें और भी जो टॉपिक है हम छोटे हमें इम्पोर्टेंट लगेंगे वो हम इसके अंदर कवर कर लेंगे, जो भी टॉपिक हमको इम्पोर्टेंट लगेगा। तो हमने ये पूरा सिलेबस देखा इंडियन पॉलिटी का अपने, जैसे कि एक बार हम वन बाय वन आपको और एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क देख लिया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज हो गई, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, फेडरल सिस्टम हो गया, सेपरेशन किस तरीके से पावर का सेपरेशन होता है, फिर गवर्नमेंट का सिस्टम कौन कैसे काम करेगा, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, पार्लियामेंट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में हमने देख लिया किस तरीके से, फिर स्टेट गवर्नमेंट को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में लोकल गवर्नमेंट किस तरीके से गांव देहात में काम करती है, फंक्शनिंग होती है वहां, वो सब पढ़ेंगे। फिर यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं, हमारी जो संवैधानिक बॉडीज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनाई गई हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जो स्टैट्यूटरी के अंदर बनाई गई हैं, एक एक्ट के अंदर बनाई गई हैं, उन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। एक फिर अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में पॉलिटिकल कुछ डायनामिक्स, इलेक्शंस, लॉज एंड एंटी डिफेक्शन लॉज, इन सब के बारे में हम देखेंगे। फिर एक हमारा वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको भी पढ़ेंगे। यानी कि हम ईच एंड एवरी टॉपिक डिटेल्ड में स्टडी करेंगे हमारे इस क्रिस्टल क्लियर बैच में, और बहुत ही आराम से एक एक टॉपिक को अच्छे से बारीकी से समझेंगे, जिससे कि आपकी कोई भी जो पॉलिटी का कोई भी सेक्शन है, कोई भी टॉपिक है, अनटच्ड ना रहे, ऐसा ना रहे जो हमने पढ़ा ना हो। तो इस तरीके से हमारा सिलेबस रहने वाला है इस क्रिस्टल क्लियर बैच के अंदर। और जो भी टॉपिक हमको इम्पोर्टेंट लगेंगे या फिर न्यूज के अंदर कोई भी टॉपिक है इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट लगेगा, वो हम इसको इस बैच के अंदर डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हमारे इस बैच की रूपरेखा रहने वाली है, सिलेबस रहने वाला है। हमने देख लिया एक ओवरव्यू
और कल से हमारी क्लास इस पे कंटिन्यू होने वाली है। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, इस बैच का जो मैंने एक रोड में बताया है सिलेबस का, आपको पसंद आया होगा। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए और डेली क्लासेस को रेगुलर बेसिस पे देखिए। सो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।